संघर्ष आए तो कभी घबराना मत, और संघर्षों में कभी रुक जाना मत। संघर्ष करते समय भले ही हम आप अकेले होते हैं, लेकिन जिस दिन आपको सफलता मिलेगी सारी दुनिया आपके साथ होगी। इसलिए मेरे स्टूडेंट साथियों, मेरा आपसे कहना है, जीवन एक यात्रा है, इसे ज़बरदस्ती तय ना करें बल्कि ज़बरदस्त तरीके से तय करें। जी हाँ, जीवन एक यात्रा है, इसे ज़बरदस्ती तय ना करें बल्कि पूरी शिद्दत से ज़बरदस्त तरीके से हम इसे तय करेंगे। आइए आपको एक बहुत ही प्यारे से लम्हे में जोड़ेंगे हम। आज हम इतिहास का वो पन्ना पलटेंगे जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। आज हम आपको कुषाण वंश की महत्वपूर्ण गाथा से परिचय कराएंगे। कुषाण वंश की कहानी कैसी रही है और ये हमारे इतिहास के दृष्टिकोण से क्यों महत्वपूर्ण थे, हमारे भारत में इनका क्या क्या योगदान रहा, हमारे भारत को संवारने में, हमारे भारत को बनाने में क्या कुषाण वंश का योगदान था, या कुषाण वंश के आने से हमारे भारत को राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से क्षति पहुंची है। इन तमाम लम्हों से और इन तमाम राज से आज पर्दा हटाएंगे। आज आपको इतिहास की महत्वपूर्ण झांकी दिखाएंगे। जी हाँ, कुषाण वंश। अब हम आपको ईस्वी में ले आएंगे। सच बताएं, इसके पहले जो इतिहास अभी आप लोगों ने पढ़ा है, समझा है, जाना है, अभी तक हमारी बातें ईसा पूर्व यानी BC चल रही थी, बिफोर क्राइस्ट चल रही थी। लेकिन अब फिलहाल ऐसा नहीं होने वाला है। अब हम बात करेंगे ईस्वी की, और अब हम सन की बात करने वाले हैं। और हम आज जो बात करेंगे वो 15 ईस्वी से लगाकर एक अनुमानित आंकड़ा होता है। दोस्तों, इतिहास गवाह है, इतिहास साक्षी है कि हम जो बातें करेंगे साक्ष्य के तौर पर कुछ अनुमानित आंकड़ों के माध्यम से हमारा एक अनुमान होता है। हम सिक्कों को देख लेते हैं, उनसे आपकी पहचान जोड़ते हैं। तो ठीक वही तरीका है कि कुषाण वंश के इतिहास को अब हम यहाँ से देखेंगे 15 ईस्वी से लगाकर 151 ईस्वी तक हम इस कहानी को ले जाएंगे। और इस महत्वपूर्ण काल में हम ये देख पाएंगे कि हमारे भारत में इस महत्वपूर्ण काल के दौरान क्या परिवर्तन हुए हैं और कौन कौन सी आशाओं से हम जुड़े रहे हैं, बंधे रहे हैं। 15 ईस्वी से लगा के 151 ईस्वी की बात कर रहे हैं। कुषाण वंश के संस्थापक की बात अब हम करेंगे। फिलहाल कुषाण वंश का नाम आते ही हमारे जहन में कनिष्क का नाम आता है। फिलहाल कनिष्क दूर की बात है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क रहा है जरूर। हमारे भारत को संवारने का काम कनिष्क ने जरूर किया है। फिलहाल कुषाण वंश के अन्य राजा, कुषाण वंश के संस्थापक, कुषाण वंश की मान्यता को दोहराने वाले, मान्यता को लाने वाले अन्य भी राजाओं की चर्चा होनी शेष है। इस वजह से सबसे पहले हम वहां से शुरुआत करेंगे जो इसका बेस पॉइंट है। जी हाँ, देखना जरा, हम बात करेंगे किस तरीके से। ये आपका मान के चलें, ये जो हिस्सा है, और इसमें कोई दो राय नहीं, इतना कह देने से आपको पता ही चल जाएगा कि ये हिस्सा किसका है। ये हिस्सा, अभी आप मैप इतना थोड़ा सा अगर देख लेते हैं तो आपको पता ही चल जाता है कि ये तो मेरा भारत है, ये तो मेरा अपना प्यारा सा भारत है, खूबसूरत भारत है। हमें बस इतने से ही मैप की आवश्यकता थी, और हम अब आपको यहाँ से तमाम वो बातें बता पाएंगे जिसके माध्यम से आप इतिहास को पूरी तरीके से समेटने का प्रयास करेंगे। फिलहाल देखना जरा, ये जो मामला है, ये जो हिस्सा है, आपको पता है चीन तिब्बत का एरिया है, ये चीन और तिब्बत का एरिया है। यहाँ एक यूची जनजाति रहा करती थी, या इसी यूची जनजाति को क्या कहते थे, योजी। ये है खाना बदोश जनजाति, खाना बदोश जनजाति। कहानी समझिएगा, आपको एक रूपरेखा के रूप में मैं दे रहा हूं, फिर आपसे भूलेगा नहीं, वादा है हमारा। एक खाना बदोश जनजाति तिब्बत चीन के आसपास के एरिया में रहा करती थी, जिसका नाम था यूची या योजी। इस जनजाति का कुषाण वंश से क्या नाता है, क्या लिंक है, अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ से एक बेसिक पॉइंट शुरुआत कर रहा हूँ। ये जनजाति यहाँ रहती थी, खाना बदोश थी, कबीले में इनका जीवन यापन हुआ करता था। माग करके, दौड़ करके, भाग करके, शिकार करके, अन्य तमाम प्रकार के माध्यमों से ये अपने भोजन का निर्वहन किया करते थे, अपने जीवन का निर्वहन किया करते थे, ये मान के चलें। ठीक तरीका ये था, यही समझिएगा। यहाँ एक ह्यूगुन जनजाति, वो भी यहीं चीन के आसपास के ही थी, ह्यूगुन जनजाति मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये खाना बदोश जनजातियाँ थी, खाना बदोश जातियाँ थी, इसलिए मैं इन्हें जनजाति कह के संबोधित कर रहा हूँ। फिलहाल ऐसा नहीं कि ये जनजाति के ही कैटेगरी में आएंगे, लेकिन ऐसे थे। ह्यूगन और यूची से आपस में हो जाता है लफड़ा, यानी हमारी तरह आपकी तरह झगड़ा। ये लड़ाई होती है और बिल्कुल है, जीत हार निश्चित है, कोई जीतेगा तो कोई हारेगा।
यहाँ पर ह्यूगन जीत जाते हैं। जीतता कौन है? ह्यूगन। ये जीत जाते हैं और विवश होकर के इन बेचारों को भागना पड़ता है। अब सोचो जरा, धक्का इधर से लग रहा है तो ये भागेंगे किधर? साथियों, किधर भागेंगे? और ये लोग भागना शुरू करते हैं और कुछ इस तरीके से अपने पश्चिम की दिशा में ये पलायन करना शुरू कर देते हैं। और ये भागते भागते यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही भीषण खतरनाक जनजाति रहा करती थी, खानाबदोश जाति रहा करती थी, जिसका नाम है वहसुन। वहसुन जाति से इनका हो जाता है महामुकाबला। जी हाँ साथियों, मार खाए हैं, यहाँ से चोट लगी है, दर्द लेकर के भागे हैं, घर परिवार छूटा है, यानी आंगन हमारा छूटा है। अब नए बसेरे के चक्कर में हम अपना मुकाम लिए भाग रहे हैं, एक इच्छा एक अनिच्छा, तमाम प्रकार की चीज़ों को जागृत किए अपने दिल में आगे बढ़ रहे थे। अचानक हमें एक बहुत ही भीषण जनजाति से सामना करना पड़ रहा है, वहसुन, जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही है। लेकिन एक बात खास थी, यहाँ जीत हो जाती है किसकी? यूची की। आप सोचोगे सर कैसे? ये तो भाग खड़े हैं यहाँ से, ह्यूगन से। अरे बाबा, ह्यूगन से हारे हैं, सबसे नहीं हारेंगे। इसलिए मैंने कहा है आपसे ना कि हिम्मत बनाए रखिएगा, आप भी नहीं हारेंगे। अब हुआ क्या, ये वहसुन को हराते हैं, क्योंकि वहसुन की संख्या कम थी, इनकी संख्या ज़्यादा थी। अब ये भाग जाते हैं, वहसुन हार जाता है। अब हराने के बाद सोचो जरा, कोई हारेगा तो कुछ लोग या तो यहाँ बस जाएंगे, कुछ लोग इस स्थान पे रहने लगेंगे, और वहसुन के बहुत सारे सदस्य इस हिस्से में शामिल भी हो जाएंगे कि साथी मुझे मिला लो अपने साथ, भगवान कसम मैं ऐसा काम अब दोबारा नहीं करूँगा। चीज़ों का आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं हम लोग। हम अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ कर देखें तो ऐसे अगर आप कहीं किसी कबीले पर आक्रमण आज की दशा में करते तो उसमें से कम 60% लोग आपकी ताकत को देख करके आपसे रातों रात हाथ मिला लेते, कहते यार मैं तुम्हें हर बात बता दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मुझे मारना मत। और वो अपनी 40% आबादी को मरवा भी देते। और ये आंकड़ा वाकई में वैसा ही था और उस समय का जीवन था, देखना। तो ये हार जाते हैं, इनसे कुछ लोग इसमें मिलेंगे, कबीला और मजबूत होगा। खानाबदोश जनजाति का जो कबीला पलायन कर रहा है, जो चल रहा है एक निश्चित ठौर ठिकाने की खोज में, वाकई में ये बहुत मजबूत होगा। मजबूत होने के बाद देखना, अब ये आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद आप यहाँ चले आइए जरा साथियों, यहाँ आइए। ये आपको मिल जाएगा वो एरिया जहाँ अफगानिस्तान, काबुल, मैं सब कुछ लिखूँगा, क्लियर, क्योंकि अभी काम आएगा ये। अफगानिस्तान इतने से काम चला लीजिए, काबुल इतने से काम चलाइएगा। और अगर हम बात करें मध्य एशिया, तो ये मध्य एशिया का एरिया है। मध्य एशिया लिख देने से सब कुछ समाहित हो जाता है। बहरहाल मध्य एशिया, और ये यहाँ से यहाँ एक प्रांत का नाम अभी लिखेंगे जिसका नाम था विक्टोरिया। विक्टोरिया प्रांत, ये जहाँ ड्रेमेटियस, मिनांडर, आज तमाम हिंद एवं शासकों का नाम आपने सुना है, वही बैक्टीरिया प्रांत है जो फिलहाल अफगानिस्तान के हिस्से में आता है। तो बैक्टीरिया, मैंने विक्टोरिया लिखा है, सॉरी, बैक्टीरिया प्रांत है ये चीज़। यहाँ आपका तक्षशिला मिलेगा, यहाँ आपकी सिंधु नदी बहेगी, तक्षशिला, और यहाँ आपकी सिंधु नदी बहेगी। इन सारी बातों को आप जाने रखें। ये बढ़ रहे हैं, कौन? यूची बढ़ रहे हैं और ये यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ देखिए, ये हूणों को हराएंगे, हूणों को पराजित करेंगे, शकों को हराएंगे, शकों को पराजित करेंगे। समझ गए ना आप कहानी? हूण हारेंगे, शक हारेंगे, जब हारेंगे तो आपको पता है पूरे क्षेत्र में, पूरे एरिया पे अधिकार किसका होगा, आधिपत्य किसका होगा? इन्हीं यूची जनजातियों का, इन्हीं यूची खानाबदोश जनजातियों का इन पर आधिपत्य होगा। अब इतना बड़ा क्षेत्र मेरे हाथ में आ गया है, मैं काबुल, अफगानिस्तान और तक्षशिला जैसे और मध्य एशिया के तमाम प्रांत, तमाम हिस्सों पर मेरा अधिकार हो चुका है। मैं एक खानाबदोश जनजाति हूँ, मैंने इन सब चीज़ों को जीत लिया है। अब बताना, मेरी तमाम टुकड़ी की जनसंख्या, तमाम लोग अलग अलग प्रांत पर अलग अलग तरीके से शासन सत्ता संभालेंगे कि नहीं संभालेंगे? संभालेंगे ना? क्या सारे लोग जीत क्यों रहे हैं? वाला जीत इसीलिए रहे हैं क्योंकि हम यहाँ रहेंगे, वहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे, हमारा विकास होगा, हमारा विस्तार होगा। अच्छा, कुछ लोग यहाँ ठहर गए, लेकिन जब यहाँ ठहरे तो कई शाखाएं बन रही हैं और उन शाखाओं से निकलेगा आगे चल करके, भाग करके इधर चले आइएगा। अब यहाँ से यहाँ एक शाखा बनेगी कुईसुंग, कुईसुंग नाम की एक शाखा बनेगी। ये शाखा इधर, यानी इसी यूची जनजाति की एक शाखा का नाम है कुईसुंग शाखा। ये शाखा यहाँ चली आई बैक्टीरिया प्रांत के आसपास के हिस्से में। अब देखना, इसमें कुईसुंग शाखा का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था कुजुल कडफिसेस।
जिसका नाम था कुजुल कड़फिसेस। नाम ही थोड़ा सा अटपटा इसलिए थोड़ा मिस कर रहे थे। कुजुल कड़फिसेस इस कुइसुंग शाखा का क्या है? राजा है, राजा है। और अब देखना कहानी बदल रही है। अब ये हर्मिसियस को हराएगा। किसको हराएगा? हर्मिसियस। हर्मिसियस को हराएगा। हर्मिसियस पराजित होगा। किससे? इसी से। तो हर्मिसियस क्या था? एक यवन शासक था। यवन शासक जिसका आधिपत्य किस पर था? बैक्टीरिया पर। समझना जरा, ये बैक्टीरिया का राजा था, बैक्टीरिया का राजा। कुजल कड़फिसेस ये है कुइसुंग शाखा का राजा, वो राजा जो यहां से चला है और तमाम शाखाओं में अब लोग विभाजित हो चुके हैं। उसकी एक शाखा का प्रधान सेनापति जो जिसकी कहानी हमारे भारत से जुड़ेगी, वो व्यक्तित्व, वो महान व्यक्तित्व आकर के किसको हराता है? इस बैक्टीरिया प्रांत में शासन कर रहे यवन शासक हर्मिसियस को पराजित कर देता है और बैक्टीरिया को अपने कब्जे में ले लेता है। जी हाँ, यहीं से कहानी बदलती है। यहीं से इसी कुजुल कड़फिसेस के नाम से हमारे मान के चलिएगा, इसी को कुषाण वंश का संस्थापक कहा जाएगा। कुषाण वंश का संस्थापक कहा जाएगा। जी हाँ, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसेस। समझ रहे हैं ना? अब देखना ये अब आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ते हुए देखना ये तक्षशिला को जीता ही जीता है और आगे चला जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा? ये मथुरा पहुँच जाएगा। यानी यहाँ तक के तमाम प्रांतों को ये जीतेगा। और अगर आपसे इतिहास में कभी ये प्रश्न पूछा जाए कुषाण वंश की राजधानी कौन थी, तो 3 राजधानियाँ आपके जहन में होनी चाहिए। महत्वपूर्ण प्रश्न आपके जहन में हमेशा होना चाहिए, जहाँ से प्रश्नोत्तरी हमेशा हमारे एग्जामिनर पूछा करते हैं। सबसे पहली बात पेशावर, मथुरा, और आप एक राजधानी और याद रखें क्योंकि कुजल कड़फिसेस ने तक्षशिला को भी राजधानी बनाई दिया था। तो पेशावर, तक्षशिला और आपकी मथुरा, ये 3 राजधानियां कुषाण वंश से संबंधित रहेंगी। इन्हें आप जरूर दिमाग में रखिएगा, आगे समझिएगा। अब हम बात करें इन सारी बातों का साक्ष्य कहाँ मिल रहा है, क्योंकि प्रमाण जब तक देंगे नहीं तब तक हम ना आप ना इतिहासकार किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं हो सकते हैं। देखना इस साक्ष्य की बात, इस प्रमाण की बात हम यहीं से कर लेते हैं और आपको लगा करके बता भी देते हैं। एक है रैवतक, रैवतक अभिलेख। रैवतक अभिलेख है एक। ये रैवतक अभिलेख का आपको कहाँ से मिला था ये चीज़ जान लीजिए। ये मिला है सुर्ख कोतल। सुर्ख कोतल ये कहाँ पड़ेगा? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में सुर्ख कोतल पड़ेगा। इस रैवतक अभिलेख में ये जिक्र किया गया है। देखना क्या क्या है, मैं सब बता रहा हूँ कि तक्षशिला जीता है, तक्षशिला जीत उसको राजधानी बनाता है, ये भी इसमें है। और देखना इसी रैवतक अभिलेख में इस कुजुल कड़फिसेस को महाराजा धीराज कहा गया है। साथियों, महाराजा धीराज, यानी ये उपाधि है खुद राजा खुद को देता था कि मैं महाराजा धीराज हूँ। समझना, एक महाराजा धीराज, 2 उपाधियाँ। महाराजा का उस समय मतलब हुआ करता था कि सीमांत क्षेत्रों का राजा, कम क्षेत्रों का राजा, या किसी बड़े राजा के आधिपत्य में काम करने वाला राजा। और महाराजा धीराज का मतलब एक छत्र राजा जिस पर कोई और किसी का अधिकार ना हो। महाराजा धीराज का मतलब मैं स्वयं सब कुछ हूँ। तो ये जो कुजुल कड़फिसेस नाम का ये राजा है, ये खुद को महाराजा धीराज बताया करता था। और ये सारी बातें कहाँ लिखी गई हैं? रैवतक अभिलेख में। इससे पता चलता है कि बहुत ही ढीठ रहा होगा, बहुत ही शक्तिशाली रहा होगा, पावरफुल रहा होगा। देखना ये रैवतक अभिलेख किस लिपि में लिखी गई है? तो किलक लिपि में। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाएंगे। किलक लिपि में। अगली बात, कौन सी भाषा है? यूनानी भाषा है, यूनानी भाषा। और इसी रैवतक अभिलेख में वंशावली का जिक्र किया गया है कुषाण वंश के। वंशावली का मतलब ये बताया गया है कि पहले कुजल कड़फिसेस आएंगे, फिर भीम कड़फिसेस आएंगे, फिर कनिष्क आएगा। ये सारी बातें वंशावली, यानी कहने का मतलब हुआ रैवतक अभिलेख कुषाण वंश की वंशावली को बताता है। रैवतक अभिलेख तक्षशिला जीत को दर्शाता है। रैवतक अभिलेख महाराजा धीराज जैसे महत्वपूर्ण उपाधि से कुजल कड़फिसेस को सम्मानित करते हुए बताता है। इन सारी बातों का जिक्र रैवतक अभिलेख में है। अगली महत्वपूर्ण बात समझना, रैवतक अभिलेख ही नहीं, यहाँ पर आपको एक और साक्ष्य मिलेगा जिसका नाम है मुद्रा।
मुद्रा बहुत बड़ा साक्ष्य होता है साथियों। एक मुद्रा जो कि सोने की है, सोने की मुद्रा पर हर्मीसियस और ऑगस्टस, यह है रोमन सम्राट, और इसका तो जिक्र हम कर भी चुके हैं, अभी पराजित हुआ था। इनका एक सोने के सिक्के पर क्या मिला है, इनकी पहचान मिली है सोने के सिक्के पर, और इससे सिद्ध होता है कि वो सोने के सिक्का किसका जारी किया हुआ था, कुजल कटफिसेस का। कुजल कटफिसेस ने जो मुद्रा संचालित की है, जो मुद्रा जारी की है, वाकई में सोने की ना होकर के ये तांबे की है अभी फिलहाल। तो तांबे की मुद्रा पर हर्मिसियस और ऑगस्टस रोमन सम्राट का चित्र मिला है। तांबे की मुद्रा है, रोमन सम्राट का क्या मिला है, चित्र मिला है। और ये जो फिगर है, इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुजल कटफिसेस ने इन लोगों को पराजित किया था, और उस पराजित होने का इसमें एक जिक्र किया इसने, और उस सिक्के के माध्यम से अपनी जनता को बताया है कि मैंने इस चीज़ को जीता है। और आगे आने वाली पीढ़ी ने इसी माध्यम से, हमारे इतिहासकारों ने ये पहचान बनाने की कोशिश की, हर्मिसियस को तो जीता था, ये कहानी मिल चुकी है। रैबतक अभिलेख चीख चीख के कह रहा है कि जीता है। तो अगर हर्मिसियस को सिक्के पर बनवा रहा है, इसका मतलब इसके बाद रोमन सम्राट को भी बनवा रहा है, तो पक्की बात इसने रोमन सम्राट को भी पराजित किया है और हर्मिसियस को भी पराजित किया है। इतनी बातों को आप समझ चुके हैं मेरे साथियों। और इस महत्वपूर्ण रैबतक अभिलेख को खोजने का काम किसने किया है, खोजकर्ता है बिकनर। खोजकर्ता कौन है, बिकनर, ये याद रखिएगा, खोजकर्ता बिकनर है। मैं इस पूरी कहानी को पुनः एक बार रिवाइज करता हूँ, समझिएगा जरा। हम लोग जहाँ से शुरुआत करें, हम कुषाण वंश के महत्वपूर्ण इतिहास को समझना चाह रहे हैं। हमने कहा कुषाण वंश हमारे भारत में कब आया है, 15 ईस्वी से लगा करके 151 ईस्वी तक इसके इतिहास को समझा, पढ़ा और जाना जाता है। जी हाँ, कहानी कुछ इस तरीके से चली है कि एक यूची जनजाति, खानाबदोश जनजाति इस एरिया में रहा करती थी, तिब्बत चीन आसपास के एरिया में। वहाँ उनकी लड़ाई एक ह्यूगन जनजाति से होती है और इनको पराजित होकर के पश्चिम की तरफ पलायन करना पड़ता है। एक बहुत बड़ा झुंड होता है, आगे जाता है, और इसकी लड़ाई एक व्योसुन नामक जनजाति से होती, खानाबदोश जनजाति यह भी थी। लेकिन व्योसुन को पराजित करने के बाद इनकी सेना और बड़ी हो जाती है, इनकी संख्या और बड़ी हो जाती है, और समृद्ध शक्तिशाली संख्या के साथ ये जब हूणों को पराजित करते हैं, मध्य एशिया पहुँचते हैं, शकों को पराजित करते हैं, इसके बाद इनकी कई शाखाएँ हो जाती हैं। उसी में से एक शाखा हुइसुंग नाम की शाखा बैक्टीरिया प्रांत को जीतती है, हर्मिसियस को हराती है, और यही इसी प्रांत का जो राजा था जिसका नाम था कुजुल कटफिसेस, इसी ने कुषाण वंश की स्थापना की है, इसलिए इसे कुषाण वंश का संस्थापक कहा जाता है। इससे संबंधित समस्त साक्ष्यों को हमने प्रस्तुत करने का आपके सामने प्रयास किया है। एग्जामिनर कुछ इसी तरीके से बात आपसे करेंगे कि रैबतक अभिलेख किसकी किसकी जिम्मेदारी लेता है, क्या क्या बातें ये बताता है। कुजुल कटफिसेस को महाराजा धीराज की उपाधि मिली है, ये कौन सा अभिलेख इस साक्ष्य को प्रमाणित करता है, तो कहिएगा रैबतक अभिलेख इस साक्ष्य को प्रमाणित करता है। जी हाँ, यहां तक की बातें आपको समझ में आई हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मान चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक खानाबदोश जनजाति किस तरीके से शासन सत्ता संभाल रही, सोचना जरा। बड़ी दिलचस्प कहानी है ये कि एक खानाबदोश जनजातियां आपस में लड़ते लड़ाते, संख्या यानी अपनी एकता को प्रदर्शित करते हुए किस तरीके से तमाम विभिन्न प्रकार के यवन शासकों को भी हराने का काम किया। हर्मिसियस हारता है, अंतिम यवन शासक हर्मिसियस को कह सकते हो आप, क्योंकि अब बैक्टीरिया को जीत लिया गया है। कुजल कटफिसेस ने अब कुषाण वंश की स्थापना कर दी है। एक नया वंश अब भारत में पनपेगा। फिलहाल ये कहीं और से चल करके आए हैं, सोचना जरा, संस्कृति को समझना। हम अपने साथ कौन सा कल्चर लाएंगे, हम कहीं और से आएंगे, जहाँ से आएंगे हम वहीं की संस्कृति तो लाएंगे, वहीं की भाषा लाएंगे, वहाँ के तमाम प्रकार के रीति रिवाज उठाकर अपने साथ लाएंगे। कुषाण वंश के लोग भी यही कर रहे थे, वो लोग लाए तो जरूर हैं, लेकिन अब जहाँ यवन शासन कर रहे थे, जहाँ पर यवन अपनी संस्कृति को फैला रहे थे, जहाँ यवन अपनी भाषा को प्रदर्शित कर रहे थे, अब समस्याएं आएंगी। सोचो जरा, मेरे कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर मैं एक छोटा दायरा दूं आपको, मान लीजिए यूपी है, अवधी बोली जाती है, और हम बात करें कि कोई चीन से आए और यहाँ की शासन सत्ता को खुद संभाल ले, तो हम लोग तो रहे प्रजा ना, हम लोग तो प्रजा ही रहेंगे। हमारी बोली भाषा, हमारे रीति रिवाज अब चीन में तो है नहीं। अब चीन का राजा अपने हिसाब से चलाना चाहेगा, तो सामंजस्य कैसे बैठेगा, जरा सोचो, कल्पना एक करिए कि ये सामंजस्य कैसे बैठ सकता है। मेरे हिसाब से तो नहीं बैठेगा।
बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, या हमें एक शासन, एक अच्छे कुशल राजा होने के दृष्टिकोण से, जैसे एक कुशल शिक्षक होने की बात होती है, तो सबसे पहली भाषाई ज्ञान उस बच्चे के आकलन के साथ चलें, हम उसके परिवेश के महत्व को समझें, वो बच्चा कहाँ से उठ के आ रहा है, उस भाषाई ज्ञान से अवलोकन करते हुए उसका उपचारात्मक शिक्षण करें। ठीक बात यही है। एक कुशल राजा वो होगा जो अब समझ जाएगा कि हमें करना क्या चाहिए। तो हम भी कुछ अवधि चीज़ों में काम करवाएंगे। हम अवधि को खुद समझना चाहेंगे कि मैं अकेला अवधि समझ गया तो इतनी बड़ी जनसंख्या को संभालना बिल्कुल आसान हो जाएगा, तो राजा खुद सीखेगा। जी हाँ, राजा खुद सीखेगा और सीखने के बाद उसी रीति रिवाज का संचालन करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसे पता है कि हम जितने हैं उससे कई गुना ये भारतीय हैं। तो कुषाण वंश जो कि विदेशी थे मान के चलें, और इन लोगों ने हमारे भारत के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया। इन्होंने भारत के ही धर्म को अपनाने का काम किया है। देखिएगा, कहानी समझिएगा, कुजल कडफिसेस की कहानी तो यहीं अंत होती है, लेकिन अब देखिएगा बिम कडफिसेस, बिम कडफिसेस वंशावली चालू है। बिम कडफिसेस, बिम कडफिसेस ये दूसरा राजा है, बिम कडफिसेस। और वाकई में बताऊं, इसी बिम कडफिसेस को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। साथियों, वास्तविक संस्थापक, अब आप सोचोगे सर ये मसला क्या है संस्थापक और वास्तविक संस्थापक का, तो अभी समझ जाइए, इतिहास अभी आगे बहुत गवाही देगा, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको मिलेगी। गुप्त वंश पढ़ेंगे, हम आपसे बताएंगे कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त है। हम आपको मुगल वंश ले आएंगे और हम आपसे कहेंगे मुगल वंश के संस्थापक बाबर महोदय हैं, परंतु मुगल वंश के वास्तविक संस्थापक अकबर को माना जाता है। चीज़ें बहुत चेंज होंगी। कहोगे क्यों? देखना जरा, वहाँ ये आकलित किया जाएगा किसने इस वंश के सबसे ज़्यादा आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से मजबूत करने का काम किया है। तो सबसे ज़्यादा मजबूत करने का काम बिम कडफिसेस ने किया है, इसीलिए हम इसे वास्तविक संस्थापक का दर्जा देते हैं। कुजल कडफिसेस को संस्थापक मानते हैं और इसे हम वास्तविक संस्थापक कहते हैं। ऐसा ही जवाब हमें अपने एग्जाम में देकर के आना है। देखिएगा, तो बिम कडफिसेस की कहानी अब शुरू होती है और ये काम क्या करता है देखना। बैक्टीरिया तो कब्जे में पहले से ही था, हमने आपसे कहा कि तक्षशिला भी जीता था। अब देखिएगा, तक्षशिला को राजधानी बनाएगा, तक्षशिला को राजधानी बनाएगा ये साथी कौन? बिम कडफिसेस अब तक्षशिला को राजधानी बनाएगा। एक प्रश्न आया था एग्जाम में, मैं उस पर जिक्र कर देता हूं। तुयेन चा, आप अगर यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बातें पता होंगी। तुयेन चा, इसलिए मैंने कहा किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो घबराना मत साथी, सब कुछ लाते हैं हम आपके लिए। एक अद्भुत पेशकश कोशिश हमारी होती है कि आप बड़े से बड़े यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अलवे जो भी कर रहे हैं आप, आपके काम की चीज़ें हैं, आपके काम की बातें बता रहे हैं। तुयेन चा, ये है क्या? कहा गया है कि बिम कडफिसेस ने तुयेन चा पर जीत हासिल की। अब तुयेन चा है क्या? तुयेन चा को किसने जीता? ऐसा प्रश्न आ गया एग्जाम में। अब हम फंस गए, हमें पता ही नहीं था किसने जीता है। तो ध्यान देना, तुयेन चा को इसी बिम कडफिसेस ने जीता है। इसका मतलब है सिंध नदी के आसपास का क्षेत्र, सिंध नदी के आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र। इसी समय जब ये बिम कडफिसेस ने ये जीत हासिल की है, इसी समय भारत को एंतु कहा जाता था। इनके हिसाब से एंतु, यानी इस भाषा में भारत को एंतु कहते थे, और सुंगयुन, सुंगयुन ये कहा जाता था हिमालय को, सुंगयुन ये कहा जाता था हिमालय को। ये शब्दावली है साथियों, शब्दावली से भी कभी कभार प्रश्न एग्जाम में पूछ ही लेता है। तो तुयेन चा पर जीत हासिल की, यानी सिंध नदी के आसपास के क्षेत्रों को जीता है। इसी वजह से तक्षशिला राजधानी के रूप में सामने आई है। बिम कडफिसेस अपने साम्राज्य का विस्तार ही नहीं करता, साथ ही साथ अपने साम्राज्य को समृद्ध बनाने के लिए बेहतर प्रयास करता है। अभी हमने कहा है कि इसने हमारे भारत के धर्म को ही अपना लिया। ये शैव धर्मावलंबी बन गया, शैव धर्म को मानने वाला बन गया कि मैं शिव की पूजा करूंगा। समझना जरा, अब यहाँ से कहानी बदल रहा हूं मैं। और अब ये बिम कडफिसेस आगे बढ़ेगा, मथुरा जाएगा, मथुरा तक जीत हासिल करेगा, मथुरा जीतेगा और मथुरा को राजधानी बनाएगा। इसीलिए कहा गया है
अगर कुषाण वंश वालों ने मथुरा को राजधानी ना बनाई होती तो शिल्प कला का इतना बेहतर नमूना आपको आपके यूपी के मथुरा में मिल नहीं पाता। मथुरा शिल्प कला का, वास्तुकला का जीता जागता उदाहरण है। आप जाइए मथुरा और देख करके आइए। और कहा जाता है कि अगर कुषाण वंश वालों ने शासन न किया होता, सच बता रहे हैं, कुषाण वंश के शासकों ने ही तमाम प्रकार के बौद्ध मठों को बनाने का काम किया, तमाम प्रकार के ऐसे शिल्प कलाओं का भी विकास किया। ये चीज़ें समझ रहे हैं आप। देखिए, तो मथुरा को राजधानी बनाने का काम किया है किसने? भीम कड़फिसेस ने मथुरा को राजधानी बना दिया। अब ये मथुरा राजधानी होगी। अब देखना, ये मुद्रा चलाएगा, वाकई में मुद्रा चलाया और इसी मुद्रा से तो तमाम प्रकार के साक्ष्य मिल जाएंगे। भीम कड़फिसेस ने जो मुद्रा जारी की है, सोने की है साथियों, सोने की है। इसीलिए अब एग्जामिनर प्रश्न आपसे करेगा कि किस वंश ने सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के चलाए हैं। इसके पहले सोने का सिक्का आप नहीं सुने होंगे। सोने का सिक्का किसने सर्वप्रथम चलाया भारत में, और सर्वाधिक सिक्का किसने चलाया? दो बातें हैं। सोने के सर्वाधिक सिक्के चलाने का काम कुषाण वंश के शासकों ने किया है। सोने के सर्वाधिक सिक्कों का संचालन उन्होंने किया है। लेकिन ध्यान देना, अगर कुषाण सोने के सिक्के की बात आए तो यवन शासक को याद रखिएगा, मिनांडर को। मिनांडर ने सोने का सिक्का सर्वप्रथम चलाया था। मिनांडर सोने का सिक्का सर्वप्रथम, यहां से याद रख पाएंगे, सिक्का सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाया। इसके बाद अब आप देखना, कुषाण वंश के शासक ढेर सारा सोने का सिक्का संचालित करेंगे। हमारी बातों को समझ रहे हैं आप? तो अब ये सोने का सिक्का संचालन कर रहा है। फिलहाल इसके पहले मिनांडर की बात हम कर चुके हैं। देखना, इसके सिक्के जो हुआ करते थे द्विभाषी थे। द्विभाषी सिक्के, कैसा था सिक्का? द्विभाषी मुद्रा या द्विभाषी सिक्का हुआ करता था। अब द्विभाषी सिक्का चलाने वाला क्या यही एक शासक है? नहीं। हाँ, इतना कहूंगा, ये अंतिम शासक है। तो द्विभाषी सिक्का संचालित करने वाला अंतिम शासक। अब आप हर चीज समझ जाइए। द्विभाषी सिक्का का मतलब क्या है, द्विभाषी मुद्रा का मतलब क्या है? देखना, अभी हमने कहा कि जब हम किसी ऐसी जगह जाकर के अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, सामंजस्य बना रहे उस जमाने से, उस ठौर ठिकाने से, तो वाकई में हमें समझने में दिक्कत आएगी ना। तो इसलिए हम दो भाषा अपनाएंगे, एक उनकी, एक अपनी। हम खरोष्टी लिपि और यूनानी दोनों ही महत्वपूर्ण लिपियों में सिक्का संचालित कर देंगे, जिससे हमारे साथी हमारे समझ पाएं और यूनानी वाले भी इसे समझ पाएं। तो इसलिए इसने क्या किया, भीम कड़फिसेस ने बहुत ही दिमाग से, देखिएगा, खरोष्टी और यूनानी दोनों ही भाषाओं में इसने सिक्का यानी मुद्रा संचालित किया। अपनी अर्थव्यवस्था, अपने राज्य संचालन के लिए, अपनी जो भी आप कह सकते हैं, अपनी कार्यवृत्ति के लिए इसने दो भाषा इस्तेमाल किया। और उसका एक मजबूरी था, आप समझ सकते हैं मजबूरी क्या थी, कि वहाँ इसके पहले यवन शासक थे, फिर आप तमाम प्रकार के शासकों से आपका सामना हो ही रहा है। तो इस तरीके की बातें होने की वजह से ये मजबूर था कि हमें इस तरीके के कार्य दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। समझ गए ना आप क्यों किया इसने? तो द्विभाषी सिक्का का संचालन किया। लेकिन ऐसा करने वाला ये पहला शासक नहीं है। हाँ, ये अंतिम शासक जरूर है। इसके बाद किसी ने द्विभाषी सिक्का नहीं चलाया है। ध्यान देना, द्विभाषी सिक्का चलाने वाला पहला शासक कौन था उसकी भी बात कर लेते हैं। ड्रमेटियस। ये भी एक यूनानी शासक था। ड्रमेटियस ये कैसा शासक था? यूनानी। इसने क्या चलाया था? द्विभाषी सिक्का, द्विभाषी मुद्रा। कब? सर्वप्रथम। जी हाँ, सबसे पहले द्विभाषी मुद्रा चलाने वाला ड्रमेटियस था। यहां से एक पॉइंट मैं आपको लगे हाथ और बता देता हूं। सिकंदर के बाद भारतीय भूभाग जीतने वाला कौन था? ड्रमेटियस। सिकंदर के बाद अगर किसी ने भारत का हिस्सा जीता है ना यवन शासकों में, तो वो है ड्रमेटियस। सिकंदर के बाद कौन से यवन शासक ने भारत के भूभाग को जीता है? तो ड्रमेटियस ने। अगला प्रश्न सुनिएगा, सिकंदर के बाद भारत का सबसे ज्यादा भूभाग जीतने वाला शासक कौन है? तो फिर ये है मिनांडर। सिकंदर के बाद सर्वाधिक जीतने वाला, सिकंदर के बाद सर्वाधिक भूभाग
जीतने वाला। ये हो गया यवन शासकों में बात कर रहा हूं मैं। देखना जरा इनके पॉइंट महत्वपूर्ण है दोनों के, इसलिए मैंने यहाँ दर्शा ही दिया है। और देखना दोनों के लिंक जुड़े हुए थे, इसलिए मैंने बात की। सोने का सिक्का सबसे पहले चलाया है, सोने के सिक्के यहाँ मिल रहे हैं सर्वाधिक मात्रा में। देखना जरा अगली बात हमने कहा कि डेमेट्रियस द्विभाषी मुद्रा का संचालन करता है। सबसे पहले द्विभाषी मुद्रा का संचालन यहाँ भी मिल रहा है, लेकिन इसके बाद इतिहास में आपको द्विभाषी सिक्के देखने को नहीं मिलेंगे। इसका मतलब चीज़ें अब समाप्त होंगी। यहाँ तक का आंकड़ा आपको समझ में आ गया होगा। देखना किस तरीके से बिम कड़फिसेस अपने आप को स्थापित कर रहा है, उस समाज से नाता जोड़ रहा है किस तरीके से। तो द्विभाषी सिक्का का संचालन करता है, तमाम चीज़ों को दर्शाता है। देखना जरा, मैंने अभी कहा ये शैव धर्मावलंबी था, शैव धर्मावलंबी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए अभी शुरुआत में ही हमने बात की कि एक राजा, अगर आप कुशल राजा, कुशल नेतृत्व करने वाले हैं, इसीलिए आप वास्तविक संस्थापक बनने वाले हैं, तो इसका मतलब होना चाहिए आपके अंदर वो गट्स होना चाहिए, वो क्वालिटी होनी चाहिए। इतनी बड़ी जनता को कैसे संभालोगे? इसकी भाषा दूसरी है, तुम्हारी भाषा दूसरी है, कैसे संभाल लोगे? इसका मतलब हुआ इतने लोगों की भाषा को चेंज करने से बेहतर है हम इनकी भाषा में खुद ढलने का प्रयास करें, हम खुद इनके धर्म को अपना लें, क्योंकि हमें अब अपनी पूरी जिंदगी का निर्वहन यही करना है, हमें इन्हीं के साथ रहना है, इन्हीं पर शासन संभालना है, क्योंकि ये बड़े भोले भाले हैं, जल्दी मान जाएंगे। भारत के लोग बहुत भोले भाले थे शुरू से, जल्दी मान गए। बाहर आक्रमणकारी आए, मान गए, चलो कोई बात नहीं, हम हैं। स्वीकार, भोले भाले लोग थे, जल्दी जल्दी मानते चले गए और ये लोग शासन सत्ता उस पर संभालते चले गए। तो शैव धर्मावलंबी बन गया ये। आगे देखिएगा, यानी शैव धर्म का पुजारी था। इसका साक्ष्य कहाँ से मिला? इसी की जारी किए गए मुद्रा से। इसने मुद्रा पर किसको अंकित करवाया? नंदी को। कुछ मुद्राएं ऐसे जिसमें नंदी का जिक्र, कुछ मुद्राएं ऐसी जिसपे शिव का जिक्र, कुछ मुद्राएं ऐसी जिस पर यज्ञ का जिक्र, और कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जिस पर तीनों का जिक्र मिला है। समझ रहे हैं? किसी किसी मुद्रा पर इसने नंदी को अंकित कराया है, यानी बनवाया है। किसी किसी मुद्रा पर इसने शिव को बनवाया है, किसी किसी मुद्रा पर इसने यज्ञ करते हुए लोगों को दिखाया है, किसी किसी मुद्रा पर इसने सब कुछ दिखाया है। सारी बातें समझ में हमारी? ये सारी चीज़ें करने के कारण ही इसने भारत को बहुत ही बेहतर ढंग से समझ लिया, इसने उस धर्म को अपना लिया जो आज हम चलाते आ रहे हैं। देखना जरा, अब इसको उपाधियाँ मिलेंगी, इसी वजह से इसको तमाम उपाधियाँ मिलेंगी, और ये उपाधियाँ आपसे पूछी भी जाती हैं। सर्वकालेश्वर की उपाधि किसे मिली? तो कहिएगा बिम कड़फिसेस को सर्वकालेश्वर की उपाधि मिली, बिम कड़फिसेस को माहेश्वर की उपाधि मिली है, बिम कड़फिसेस को महाराजा की उपाधि मिली है, बिम कड़फिसेस को महाराजा की उपाधि मिली है। यहाँ तक की बातें क्लियर है, और इसे हम वास्तविक संस्थापक कह भी रहे हैं। यहाँ तक के आंकड़े को आप बखूबी समझ चुके हैं, और मैं मान के चलता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार हैं। तो ये मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कहानी अभी तक आपको मैं पूरी तरीके से समझाने में सफल रहा हूँ। मेरा मानना है कि हम कुषाण वंश को बहुत ही बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं। कुषाण वंश के इतिहास को जहाँ से हमने शुरू किया, एक यूची जनजाति, खाना बदोश जनजाति का ह्यूगन जनजाति से सामना होता है, यूची को भागना पड़ता है, आगे आती वहसुन को पराजित करने के बाद एक बहुत बड़े झुंड, एक समुदाय को एकत्रित करने के बाद, हूणों शकों को पराजित करने के बाद मध्य एशिया, तक्षशिला, बैक्टीरिया आदि तमाम प्रांतों यानी अफगानिस्तान, काबुल, गंधार जैसे क्षेत्रों में इनका क्या हो जाता है? कब्जा हो जाता है। यहाँ तक कि इनका विस्तार हमारे मथुरा तक रहा है। 15 ईस्वी से लगा करके 151 ईस्वी तक की ये बातें चलेंगी। कुषाण वंश के मामले में सबसे पहले हम, जैसे यहाँ बिम कड़फिसेस का नाम लिखा है हमने, वहाँ इसके पहले कड़फिसेस का ही हमने जिक्र किया था। कड़फिसेस जो था वो इसका संस्थापक माना गया, उसने जो काम किया, उसके जो अभिलेख मिले, हमने उस पर चर्चा कर दी है। और बिम कड़फिसेस जिसे वास्तविक संस्थापक कह रहे हैं, उसकी समस्त कहानी को आपके सामने हमने प्रदर्शित किया। उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जीवंत करने का काम हमने किया है। हमें लगा है कि आपको ये कंटेंट बेहतर लगा होगा, हमें पता चल रहा है कि आप मुस्कुरा रहे होंगे, और अगर ऐसा कर पाए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपका बनता है। आगे की कहानी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कुषाण वंश की आगे की कहानी और भी ज़्यादा रोचक है। इसका सबसे प्रतापी राजा अब आगे जिक्र किया जाएगा। आगे बात होगी कुषाण वंश के पार्ट 2 में, जहां हम बात करेंगे कनिष्क की। मिलते हैं आपसे नए कंटेंट में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।